हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने बात करी थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली। थोड़ा पका भी दिया था मैंने आपको, है ना, बट ज्ञान ही दिया था बेटा, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा ज्ञान इन टुडेज सेशन। ठीक है ना, ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि छोटा सा ही फैमिली है ये। बाकी हाँ, ग्रुप्स का डिस्कशन हमेशा इतना ज़्यादा कम्बरसम होता है कि उसमें क्या चीज़ें बताई जाए क्या छोड़ी जाए, खूब टिपिकल हो जाता है ना। तो आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशंस विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, और जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज़ नो एंड ऑफ ग्रुप्स। तो हम लोग अब इसके कंपाउंड्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर यू विल डिस्कस ओनली क्लोरीन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन की, और उसमें सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन से मेरा मीनिंग है कि हम लोग क्लोरीन कैसे बनता है, क्लोरीन के हाइड्राइड्स, क्लोरीन के ऑक्साइड्स और थोड़ा सा ऑक्सी एसिड के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन में हम इसी की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग डाई क्लोरीन दैट इज Cl2 की बात कर रहे हैं। अब इसकी सबसे पहले तो देखा जाए बेटा प्रिपरेशन, कि आखिर इसे लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है बेटा। प्रिपरेशन खूब सारी मेथड्स हैं बेटा, खूब सारी मेथड्स हैं, एंड ही नहीं है, बट हम लोग के कुछ कॉमन मेथड्स को लिखेंगे जिससे हमारा काम होगा। जैसे पहला मैं लिख रहा हूँ बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड या बाय हीटिंग, ये मैं काम वाली रिएक्शंस जो आपके काम आएंगी वो लिखा रहा हूँ। बाय हीटिंग MnO2 या PbO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड विथ आपका क्या, आपका MnO2 या PbO2 की रिएक्शन आप करवाइए विथ HCl। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। डाई ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके Cl2 गैस देते हैं। MnO2 प्लस 4HCl, दोनों की सेम रिएक्शन है बेटा। PbO2 प्लस 4HCl, है ना, पूछी गई रिएक्शन से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा। तो MnO2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इसने बना दिया आपका MnCl2, ये खुद रिड्यूस हुआ है बेटा। मैंगनीज यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है, +2 में गया, उसने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा, क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करा Cl2 प्लस साथ में आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो साथ में उसने बना दिया आपका +2H2, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रिएक्शन PbO2 के साथ भी होती है बेटा ना। हमें पता है कि लेड का भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लेड का तो स्टेबल है ही नहीं बेटा, उस लेड के तो +4 में हार्डली 1-2 कंपाउंड ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे PbI4, तो हम बार बार बोलते हैं कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पर इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, ये Pb +4 से +2 में आ जाता है बेटा, PbCl2 प्लस Cl2 प्लस क्या आपका 2H2। तो ये रिएक्शन में थोड़ी सी अपनी रेटिंग में इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। अब सेकेंड जो रिएक्शन है बेटा बाय हीटिंग, क्लोराइड, बाय हीटिंग क्लोराइड्स, कोई भी क्लोराइड विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। ये मैं आपसे बोल ही रहा हूँ बेटा ना कि सॉल्ट एनालिसिस हम अलग से तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट अगर मैंने ब्लॉक्स पूरे पढ़ा दिए हैं आपको, एक एक चीज़ इतना डेप्थ में, हर एक ब्लॉक आप काउंट करेंगे तो सब कम से कम 6 से 7 घंटे, मतलब एस ब्लॉक आपके 8 to 9 लेक्चर्स। बोरॉन कार्बन फैमिली 7 से 8 घंटे हो गया था हमें, ठीक है ना। नाइट्रोजन फैमिली ही अपने आप में 5 घंटे, ऑक्सीजन फैमिली 5 घंटे। तो ये इतना डेप्थ में जो कवर हो गया बेटा, इसमें सब टेस्ट शामिल हो गए, ठीक है ना। बस सॉल्ट एनालिसिस में इतना फ़र्क है कि टेस्ट एक साथ एक जगह लिखते हैं एनायंस के, यहाँ पर कंपाउंड्स में टेस्ट आ रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड का टेस्ट है बेटा, ठीक है ना। क्या है कंपाउंड का सेट टेस्ट, कि अगर आपने NaCl सॉल्यूशन के अंदर, NaCl के अंदर, ठीक है ना, H2SO4 की रिएक्शन करवाई,
NaCl की रिएक्शन आपने H2SO4 से कराई, 2NaCl प्लस H2SO4, तो पहले कहानी यही होगी, ये अपना Na2SO4 बनाएगा बेटा प्लस 2HCl, और फिर ये जो MnO2 है दिस विल अगेन रिएक्ट इन द अपर मैनर। इस वजह से अगर आप कंबाइंड रिएक्शन लिखना चाहें, ठीक ना, तो आपको मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म भी बताऊं। 4NaCl 2H दिस और दिस, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर क्लोराइड्स की जगह यहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता है बेटा, आयोडाइड भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस में भी हम एनायनिक रेडिकल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना। ग्रुप 1 जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल गैसेस देते हैं, उसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सल्फाइड बाइसल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, ऑक्जिलेट, ठीक है, और आपका थायोसल्फेट, सब उसी में आ जाते हैं। ग्रुप 2 में आते हैं जो कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉन्क है, उसमें स्पेशली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आते हैं। तो पहले तो ये रिएक्शन हो रही है बेटा, इसलिए मैंने लिखा है कि दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाँ, अलग बात है कि हम केवल क्लोरीन की बात करें, बट टेस्ट बताने के लिए, क्योंकि ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों का एक कॉमन टेस्ट है, ये तीनों का एक कॉमन टेस्ट है बेटा, ठीक है। तो ये बना, और फिर तो ऊपर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है MnO2 की रिएक्शन आप HCl के साथ करवा दो, MnO2 प्लस HCl क्या करेगा ये आपका, ठीक है ना, इट विल गिव यू अगेन सेम MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। हो सकता है बेटा आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई मिल जाए, है ना, MnO2 तो नहीं कैंसिल होगा, फिर HCl कैंसिल होगा, डायरेक्ट रिएक्शन अगर लिखी हुई मिल जाए तो आप लिखोगे इसे 4NaCl प्लस MnO2 प्लस 2H2SO4 gives you 2Na2SO4 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2, है ना। तो टेस्ट की वजह से दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी रिएक्शन बेटा, तीसरी रिएक्शन क्या आपका, बाय रिएक्टिंग HCl, तीसरा तरीका बनाने का, बाय रिएक्टिंग HCl विथ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा तरीका बनाने का कि आप इसकी रिएक्शन किसी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दो। HCl में क्लोरीन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -1 में बैठा हुआ बेटा, और हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से बोलते हुए आ रहे हैं, अगर कोई एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है तो वो हमेशा एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, अगर आपने इसकी रिएक्शन किसी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दी तो ये आपको दे देगा। अब मोस्ट कॉमन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बार बार बोल चुका हूँ बेटा कि ब्लीचिंग पाउडर लिखते भले ऐसे हो, बट एक्चुअली ये Ca+2 OCl- और Cl- कॉम्प्रेस करता है। इसकी रिएक्शन आप 2HCl के साथ करा दो, ठीक है। क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन होगी बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना ऑक्सीजन रिलीज करेगा, इसके 2H H2O बना, ठीक है ना, खुद ये बदल गया ऑक्सीजन रिलीज करके CaCl2 में, और इसका जो 2 क्लोराइड बचे थे Cl2 में बदल गए, ये क्लोरीन बन गई, ठीक है ना। आप चाहो तो KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दो। मैंने आपसे बार बार रेडॉक्स रिएक्शन, इनफैक्ट अभी डी ब्लॉक में जब पढ़ाऊंगा तब फिर से मैं KMnO4 K2Cr2 से उनकी रिएक्शन HCl के साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब कराओगे बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। मैंने आपसे बोला है प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, मैं कई बार आपको, क्योंकि बोर्ड वालों के लिए क्वेश्चन आएगा बेटा कंप्लीट एंड बैलेंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछ सकता है आपको, कि नहीं भैया तुम तो नहीं बताओ, ये पूछ तो सकता है बेटा। तो प्रोडक्ट क्या बनाने हैं बेटा, एसिडिक मीडियम हो गया, इस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट भी है प्लस एसिड भी है, नॉर्मली मैंने आपसे बार बार बोला है कि KMnO4 वाले रिएक्शंस में एसिड के तौर पर डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ करा करो, बट इस रिएक्शन में KMnO HCl एसिड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। मतलब पोटेशियम का अगर आपको कंपाउंड बनाना होगा तो KCl ही बनाओगे, ठीक है ना। मैंगनीज का अगर कंपाउंड बनाना होगा तो आपको
जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये +7 से +2 में जाता है, इसलिए आप MnCl2 बनाओगे। और साथ ही साथ ये क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है बेटा, Cl2 भी बनेगा। आखिरी जो प्रोडक्ट होगा वो वाटर, ठीक है ना। इसी तरह से सेम लॉजिक जब K2Cr2O7 के साथ आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी यही, पोटेशियम अपना उठाएगा Cl तो KCl बनाएगा बेटा। बैलेंस कर रहा हूँ, अभी बैलेंसिंग भी बताऊंगा, पहले प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूँ। क्रोमियम अपना जब K2Cr2 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो +6 से +3 में जाता है, ठीक है ना। +Cl2 बनेगा प्लस वाटर, तो दोनों से Cl2 आपको बन रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बैलेंस करें बेटा इन रिएक्शंस को, तो बैलेंस करोगे तो इसका खुद का एन फैक्टर 5 है और इसका खुद का एन फैक्टर 1 है। क्यों 5 क्यों है? प्लस एसिडिक मीडियम में मैंने याद रखने के लिए बोला ही है बेटा ना, याद रखने के लिए बोला ही है क्या कि KMnO4 का 5 होता है, बैन 153, K2Cr2O7 का 6, ठीक है। तो इसका 5, इसका 1, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट हो गया 5, ठीक है। 1:5 का रेशो, बट यहीं पर पहले मैं इसे 2:10 का रेशो कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों करा सर आपने? आप तो बोलते हो लोएस्ट इंटीजर में ये 5 होता है बेटा, तो यहाँ 5/2 Cl2 लिखना पड़ता है ना। ध्यान देना, जो कोफिशिएंट HCl का होगा उससे पहले Cl2 का कोफिशिएंट डिसाइड होगा। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, पहले OA और RA के कोफिशिएंट फिक्स होते हैं, एसिड तो बाद में बैलेंस होता है। तो ये जो क्लोराइड बेटा है ना, मैं तो बोल के ही समझा सकता हूँ यहाँ से आपको, ये जो क्लोराइड है ये एसिड से आ रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट के पार्ट नहीं है, एसिड वाले हैं। तो इन क्लोराइड को तो बाद में गिनोगे, पहले जितना भी कोफिशिएंट यहाँ पर होगा वो Cl2 का कोफिशिएंट बनाओगे। 5 होने से 5/2 होता है, इसलिए पहले मैंने उसे 10 कर दिया है। अब आप बैलेंस करोगे, 2 पोटेशियम तो 2 करोगे, 2 मैंगनीज तो इसे 2 करोगे बेटा। 10 क्लोराइड थे तो पहले इसे 5 करोगे। अब एक्स्ट्रा क्लोरीन यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 6 एक्स्ट्रा क्लोराइड आपको चाहिए LHS में, और वो किस फॉर्म में आएंगे आपका? वो HCl से ही आएंगे। तो 10 HCl तो पहले से थे बेटा, 6 HCl और डालो तो ये आपके 16 HCl हो गए, ठीक है ना। अब बचा हुआ केवल पानी होगा, 16 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, देख लो 8 मोल पानी के बन जाएंगे। तो NCERT बुक में गिवन भी है रिएक्शन, और स्टूडेंट से बैलेंस पूछ सकता है बेटा। मुझे पता है कि आप बैलेंस रिएक्शन रट तो नहीं जाके सकते हो, है ना, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं होती कि आप सोचें इधर 2 उधर 4 डाल दिया। अगर लॉजिक सही नहीं लगाया तो रिएक्शन सही नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट ही एसिड की तरह काम करता है। अगले में भी वही हो रहा है बेटा, इसका एन फैक्टर 6, इसका 1, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 6 ना। अब इसमें देखो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? HCl का कोफिशिएंट 6 होने से ये 3 हो गया, क्योंकि मुझे पहले इस क्लोराइड को Cl2 से बैलेंस करना था। फिर से ये दोनों एसिड का पार्ट है, ठीक है ना। अब पोटेशियम 2 हैं तो 2 ही करूँगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। क्रोमियम 2 हैं तो 2 करा। अब एक्स्ट्रा क्लोराइड देखो कितने आए हैं, 2 यहाँ से, 6 यहाँ से, 2 + 6 कितना 8। तो ये आपका जो HCl है बेटा, 6 तो पहले से था, 8 और 8 के 14 HCl। रिडॉक्स रिएक्शंस में भी मैंने ऐसी रिएक्शन बैलेंस कराई हैं, अभी Cl2 में भी करवा रहा हूँ बेटा। KMnO4 और K2Cr2O7 डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब वहाँ भी कराऊंगा। अब जितना मेरे हाथ में है मैं उतना आपको अच्छे से अच्छा समझा सकता हूँ बेटा। फिर आप बाकी थोड़ा सा आपको ना, बार बार बोल चुका हूँ, ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन तो आपका 7H2, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ बेटा कि देर आर सो मैनी मेथड्स, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो NCERT बुक में गिवन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए, है ना, मैन्युफैक्चर, ये तो प्रिपरेशन थी लेबोरेटरी में। अब एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, ये इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो इंडस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंटली, है ना, ये बनाया जाता है आपका एक प्रोसेस जो NCERT में गिवन भी है, डेक्कन्स प्रोसेस, DEACON, डेक्कन्स प्रोसेस। कराया कुछ नहीं जाता बेटा, बस इसमें क्या है, कंडीशंस पूछ लेता है, कराया कुछ नहीं जाता। इसमें HCl की रिएक्शन आप करवाते हो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना। इसकी जो मेथड का 2 लाइनें जो
बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, HCl का ऑक्सीडेशन कराते हो बेटा, है ना, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो बस इसीलिए याद रखना जरूरी है बेटा कि आखिर इस प्रोसेस में, डेकन्स प्रोसेस में होता क्या है। रिएक्शन तो एक लाइन की बेटा, कैटालिस्ट कौन सा होता है, CuCl2, ये पूछा जाता है दूसरा पॉइंट। और कंडीशन मतलब किस टेम्परेचर पर होता है, तो 723 केल्विन, मतलब 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हो सकता है 723 केल्विन न याद रहे, 350 डिग्री सेल्सियस तब भी याद रह जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज डेकन्स प्रोसेस फॉर HCl प्लस O2। कुछ नहीं होगा बेटा ना, बोल ही रहा हूँ। रिएक्शन तो खूब सिंपल है बेटा, कंडीशंस फॉर HCl प्लस O2। अगर बस हमें पता है कि ये डेकन्स प्रोसेस है तो रिएक्शन बैलेंस करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। 2Cl2 और 2H2। कंडीशंस याद रखना जरूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कंडीशंस है कि इसमें कैटालिस्ट के तौर पर CuCl2 है, ठीक है, और टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस या 723 केल्विन। ये इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। या फिर दूसरी प्रोसेस जो इंडस्ट्री में लगाई जाती है क्लोरीन के मैन्युफैक्चर के लिए, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी आपको इस ब्लॉक में बता चुके हैं। जब आप कास्टनर कैलनर सेल या नेल्सन सेल से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कराते हो, ठीक है ना, तब आपको एनोड पर मिलता है कौन सी गैस, आपका क्लोरीन गैस। तो ये वहाँ पर भी एक अच्छे अमाउंट में आपको मिलती है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन दैट इज कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, है ना। इट इज obtained by क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और ब्राइन होता है क्या बेटा, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, है ना। एक्चुअली मैं बार बार बता चुका हूँ, ये वही इसलिए रिकॉल भी करा रहा हूँ बेटा। ये कास्टनर कैलनर सेल या नेल्सन सेल है। मेन प्रोडक्ट जो था इस रिएक्शन का वो तो NaOH था, बट हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर H2 और Cl2 भी मिलता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वहाँ से भी एक अच्छा अमाउंट में आपको ऑब्टेन होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन दैट इज कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। आपको मैकेनिज्म पूरा बता चुका हूँ बेटा, ठीक है ना। 2 लाइनें फिर से लिखने में कोई बुराई नहीं है। NaCl आपका टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और साथ में आपके पास पानी है H2O, H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। एनोड आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एनोड पर आपके जा रहे हैं कौन कौन, Cl माइनस और OH माइनस, ठीक है ना। और कैथोड पे जा रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बता चुका हूँ बेटा, है ना, ये Na प्लस और H प्लस। तो एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है क्लोराइड का, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्लोरीन। और कैथोड पे आपका रिडक्शन H प्लस का, ठीक है, कास्टनर कैलनर सेल में बता चुका हूँ। और ये दोनों ही यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है बेटा, दिस टू आर बाय प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, कि या तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो बेटा, ये दोनों आपके पास बचे हुए थे, जो बचे हुए हैं एक रफ तरीका, तो सबसे सिंपल तरीका यही है, जो बच जाते हैं वही डायरेक्ट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं। तो मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज NaOH, ठीक। कास्टनर कैलनर सेल रखो या आपका नेल्सन सेल रखो, और ये दोनों आपके बाय प्रोडक्ट है। और इस वजह से बोला भी जाता है बेटा कि ये जो Cl2 गैस रिलीज हो रही है, इट शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट
दिस Cl2 गैस शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ किसके साथ, NaOH, क्योंकि अभी मैं जो प्रॉपर्टीज़ लिखाने जा रहा हूँ अब Cl2 की, अगर ये Cl2 NaOH के साथ कॉम्बिनेशन में आ गई तो ये Cl2 वहीं पर शो कर देगी आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फिर ना आपको NaOH मिला ना Cl2 मिला, वहीं पे कहानी खत्म। हाँ, प्रॉपर्टीज़ में ज़रूर हम इसलिए लिखते हैं कि सर जब यहाँ नहीं कंबाइन करा रहे हो तो बाद में क्यों कंबाइन करा रहे हो, क्योंकि जब ये कंबाइन करता है बेटा तो हमें NaCl भी मिलता है, ठीक है ना, NaClO भी मिलता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, 3 चीज़ें मिलती है। तो अगर हमें कभी लेबोरेटरी में उनकी ज़रूरत हो तो हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन Cl2 को NaOH के साथ थोड़ा सा कंबाइन करवा देंगे, बट जब प्रोसेस हो रही है NaOH को बनाने की तब हम नहीं चाहते हैं कि Cl2 उसके साथ कंबाइन करें, अदरवाइज़ तो NaOH बचेगा ही नहीं, ना NaOH मिला ना Cl2 मिला, फिर इतना ही महंगा प्रोसेस कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप कास्टनर कैलनर सेल या नाइलसेल सेल को प्रीफर कर रहे हो, ये मैं इस ब्लॉक में भी समझाया था बेटा, क्योंकि NaOH की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नॉन मेटल के साथ जो वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है वो मैंने स्पेसिफिकली याद रखने के लिए रिक्वेस्ट करी थी आपसे, है ना। किस किस के साथ, फॉस्फोरस के साथ, सल्फ़र के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसमें से क्लोरीन के साथ ये वापस रिवाइज होगा, और ये मैं इसलिए आपसे बोल भी चुका हूँ बेटा, जो किसी कंपाउंड की, है ना, अब ये देखो वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में आ रहा था, अब ठीक है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी में आया था, NaOH की, साथ ही साथ वो Cl2 की प्रॉपर्टी में भी वही रिएक्शन रिपीट होगी आपका, ठीक है। और अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करनी हो तो NaCl या NaClO की वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आएगी, ठीक है। जल्दी से मैं GMP नोट करें, बस हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें इसकी। चलिए अब आते हैं बेटा, अगर आपने ये नोट कर लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रॉपर्टीज़, है ना, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, प्रॉपर्टीज़ भी सिंपल है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी, ये किस कलर की गैस है, हमने लास्ट सेशन बात करी थी कि इट इज़ द ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो, कलर तो मैं शायद बॉन्डिंग से आपको याद करवाते आ रहा हूँ। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग, है ना, बदबूदार भी और सफोकेटिंग मतलब दम घुटने वाली, सफोकेटिंग स्मेल। इट इज़ 2 to 5 times heavier than what air. It is 2 to 5 times heavier than air। अब ये तो कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं बेटा, NCERT बुक में गिवन था, मुझे याद हो गया इसलिए लिखा दे रहा हूँ। और इसको आप चाहें तो, है ना, इट कैन बी लिक्विफाइड इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड, आप इसे लिक्विफाई कर सकते हो, है ना। इट कैन बी liquefied into greenish yellow liquid। ये ग्रीनिश येलो लिक्विड में आपका, आप इसे लिक्विफाई कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होती है ना। ये तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन आयोडीन वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। और लास्ट क्लास का मतलब लास्ट सेशन ही है, इसलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें रेडिली सॉल्युबल होते हैं और उस सॉल्यूशन को वो कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और इसका यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बेटा, सब प्रॉपर्टीज यहाँ से डिसाइड होती हैं। इसका जो ग्रीनिश येलो कलर है, क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स कलर ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोलूँगा, जो चीज़ पूछ ली गई है बेटा एग्जाम में वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो ही गई, और बोर्ड वालों के लिए तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें लिखना पड़ेगा क्लोरीन वाटर, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि ये वाटर में सॉल्युबल है तो आपने इसको वाटर में सॉल्युबल करा दिया, तो वो जो वाटर बनेगा उसे क्लोरीन वाटर बोलेंगे। अगर हमने ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व कर दिया तो ग्लूकोज वाटर बोलेंगे वो, फिर वो नॉर्मल वाटर नहीं है। शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो शुगर वाटर है आपका, है ना। रसना को वाटर में डिज़ोल्व करा तो वो रसना वाटर है। हाँ ठीक है, हम लोग शरबत बोलते हैं वो अलग बात है। तो यहाँ क्लोरीन वाटर बना बेटा ना, क्लोरीन वाटर लूजेस
इट्स येलो कलर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, एक्सप्लेन। तो ये येलो कलर अपना लूज करता है बेटा इस रिएक्शन की वजह से। आपने तो क्लोरीन को डिसॉल्व करा था बेटा, उससे क्लोरीन पानी बना, येलो कलर का दिखाई दे रहा था, बट वो कुछ समय के बाद कलरलेस हो जाएगा क्योंकि उसमें से क्लोरीन ही हट जाएगा। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl प्लस HClO बना देता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, है ना, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन बट इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी जगह मैकेनिज्म में इस रिएक्शन को यूज़ भी करा है। और थर्ड और लास्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा वो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एंड ब्लीचिंग एक्शन, वो भी इसी रिएक्शन की वजह से। थर्ड और लास्ट जो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एंड ब्लीचिंग एक्शन। बार बार मैंने ब्लीचिंग के बारे में कई जगह आपसे बात करी बेटा, है ना। ब्लीचिंग के लिए मैंने कई जगह आपसे बात करी है। ओजोन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है ना। ब्लीचिंग पाउडर अपने आप में एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। H2O2 एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है आपका। SO2 भी ब्लीचिंग एजेंट है, बट है ना, O3 हो गया, H2O2 हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, या क्लोरीन जिसकी अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, इन सब की ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है क्योंकि इन सभी की ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं। जबकि SO2 की ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होती है क्योंकि उसकी ब्लीचिंग एक्शन होती है आपका, ठीक है ना, उसकी ब्लीचिंग एक्शन जो होती है वो रिडक्शन की वजह से होती है। तो इन 5 को तो ज़रूर याद रखें। यहाँ पर इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन और ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये रिएक्शन ही है कि क्लोरीन वाटर जो है ना, फिर से लिख रहा हूँ, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे ये आपका HCl और HClO, है ना, HOCl, एक्चुअली कायदे से HOCl लिखना चाहिए क्योंकि OH से जुड़ा हुआ है। HOCl लिखो, ठीक है ना, आप लिखने को ClO भी लिख सकते हो, ठीक। ये रिएक्शन होती है और ये HOCl इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि HCl तो मैं नेक्स्ट सेशन में अब आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मैंने बोला ये कि हम लोग क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, HCl के बारे में, हैलाइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे बस, है ना। तो HCl तो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा, अभी मैं क्लोरीन की बात करूंगा। तो क्लोरीन की जो भी ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एक्शन है, द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। क्योंकि ये हाइपोक्लोरस एसिड बेटा, कोई भी अगर इसके पास कलर्ड सब्सटेंस आया या रिड्यूसिंग एजेंट आया तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है अपना नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, HCl+O। और हमें पता है ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी जो ब्लीचिंग एक्शन है बेटा, उसमें क्या बोलेंगे हम लोग, क्या होगा ब्लीचिंग एक्शन में? ब्लीचिंग एक्शन में हम लोग बोलेंगे कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस जो है उसको अगर आपने ये नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, तो वो बदल जाएगा आपका कलरलेस सब्सटेंस में। लास्ट टू लास्ट सेशन बेटा, मतलब लास्ट टू लास्ट सेशन, मतलब आप किस ऑर्डर में देख रहे हो, इट्स अप टू यू। तो लास्ट टू लास्ट सेशन बोलना तो गलत है बेटा, बट मुझे बोलना चाहिए क्या, ऑक्सीजन फैमिली में मैंने हाइपो पढ़ाया था और बोला था एंटी क्लोर रिएजेंट होता है, याद है? इतना तो याद पक्का आ गया होगा। हाइपो को एंटी क्लोर रिएजेंट बोला जाता है और एंटी क्लोर रिएजेंट में तब मैंने मीनिंग भी बताया था कि डाइंग के दौरान ये एक्सेस क्लोरीन जो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसको रिमूव करता है, ठीक है। और क्यों रिमूव करता है? क्योंकि अगर नहीं रिमूव करा बेटा, है ना, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पर्टिकुलर कलर का आपको दुपट्टा वगैरह नहीं मिलता है बेटा, कभी भी आप शॉप पे जाते हैं, अगर आप गए हो अपने आप दुपट्टा लेने, कर आप तो नहीं पहनते होगे दुपट्टा, लड़के गर्ल्स स्टूडेंट तो
सॉरी बॉयज़ स्टूडेंट, बहक गया हूँ मैं भी, पता नहीं क्या हो रहा है। गर्ल्स स्टूडेंट ज़रूर दुपट्टा वगैरह है ना, तो कभी मैचिंग कलर का नहीं मिलता है बेटा, तो आप लोग बाहरी, अगर अच्छी शॉप है तो उनके पास बाहरी डाइंग वाले भी बैठे होते हैं, वो तुरंत डाई करके 1 या 2 दिन का समय लेके यहाँ वो दुपट्टा आपका अपने पास रखवा लेते हैं। वाइट कलर का आप दुपट्टा लेते हो, फिर जिस कलर का चाहिए, रेड येलो तो मोस्ट कॉमन है जो मिल जाते हैं। मैचिंग करवाने के लिए जो भी ऑर्बिट कलर चाहिए उसको डाई से फिर आपका कलर करवा के दिया जाता है, ठीक। तो अगर आपने दुपट्टा इतना पैसा दे के डाई करके कलर करवाया भी, और अगर क्लोरीन एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है गया, तो क्लोरीन उस कलर्ड सब्सटेंस को वापस कलरलेस सब्सटेंस में बदल देगा। इसको ब्लीचिंग एक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। इसको ब्लीचिंग एक्शन की, मैंने अपनी शर्ट पे अगर क्लोरीन वाटर डाला बेटा, हो सकता है ये किसी जगह से जहाँ गिरा हो तो उसका कलर उड़ा दे, ब्लू को एकदम वाइट में या शेड लाइट कर दे, जैसा भी कर दे। और सिंस इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन, इसलिए ये परमानेंट बोली जाती है। सिंस इट्स ब्लीचिंग एक्शन, सिंस इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज due to oxidation, its bleaching action is due to oxidation, hence it is permanent, मतलब वो दोबारा कलर नहीं आ सकता बेटा ना। और इसलिए ब्लीचिंग रिएजेंट, मैं फिर से एक बार लिखवा दे रहा हूँ कौन कौन से ब्लीचिंग रिएजेंट है आपके पास। ब्लीचिंग पाउडर भी एक ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह काम कर सकता है ना। ओजोन, H2O2, क्लोरीन वाटर जो मोस्ट कॉमन है बेटा, इनफैक्ट तो जो भी आपको ऑक्सीडाइजिंग है ना, और इन सब की ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होती है बिकॉज इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। और SO2 भी करता है ब्लीचिंग एक्शन, बट वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है क्योंकि वो करवाता है रिडक्शन की वजह से। और SO2 प्लस H2O रिडक्शन की वजह से, इसलिए बेटा वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये हाइड्रोजन सामने वाले को रिड्यूस करने का काम करता है ना। तो ब्लीचिंग एक्शन में बस इतना ही कि कोई भी कलर्ड सब्सटेंस हो उसको ये कलरलेस कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में क्या करोगे, ये सामने वालों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, है ना। और इनमें मैंने बोला ये कि विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम, अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखें कि ये HOCl से खुद बदलेगा किसमें, HCl। अब किन किन को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, है ना, ये किन किन को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर SO2 हुआ तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा ये SO3 में, ठीक है। जो भी कॉमन छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, जैसे 2-4 रिएक्शन अगर हम वो लिखते हैं, फेरस का कोई भी कंपाउंड हुआ है ना, फेरस का कोई भी कंपाउंड हुआ आपका, उसे फेरिक में बदलेगा। एक आधी रिएक्शन में बैलेंस करके बता भी देता हूँ। फेरस का कोई भी कंपाउंड फेरिक में, सल्फाइट हुआ अगर, सल्फाइट को बदलेगा सल्फेट में बेटा, है ना। मतलब इन जनरल कोई भी आइड बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सल्फाइट ही हो, ठीक ना। आयोडीन हुआ अगर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट 3 तो जनरल है बेटा, जो याद रखने वाला है, जो अलग से पूछा जा सकता है हमसे कि आयोडीन को ये बदल देता है आयोडिक एसिड में, ये इम्पॉर्टेंट। भले मैं बैलेंस करके भी बता दूंगा इस रिएक्शन को, है ना। बैलेंस अच्छी रिएक्शन को ही करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ब्रोमाइड और आयोडाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ये Br2 और I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी अमोनिया के साथ होती है बेटा, तो जो मैं अलग से बोल रहा हूँ, तो 1-2 में इनमें से बैलेंस करके भी बता दे रहा हूँ आपको, जल्दी से नोट डाउन करें। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक आधी रिएक्शन जैसे मैं बैलेंस करके भी बता दूँ बेटा आइडिया के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट I2 वाली है वो कर लेते हैं। मान लो एक फेरस सल्फेट के साथ कर लेते हैं, और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो खैर अमोनिया के साथ रिएक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं उसी को रखूँगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे डेकन्स प्रोसेस पूछी गई है, इसलिए मैंने बोला ही है, ठीक है ना। ब्लीचिंग एक्शन एक रफ आइडिया तो पूछा जाता है। हाँ, तो अब मैं बोल रहा था क्या कि मान लीजिए पहले मैं आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन आपको बोलूँ कि I2 इज रिएक्टिंग विथ HClO, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाओगे बेटा, अब प्रोडक्ट बनाओगे एक तो HCl, दूसरा आयोडिक एसिड HiO3,
क्योंकि ये थोड़ा लीक से हटके हो गया इसलिए याद रखना जरूरी है। अब इसमें करना कुछ नहीं बेटा, आप चाहो तो दो तरीकों से बैलेंस कर सकते हो। पहला एन फैक्टर 0 से +5, 5 का चेंज, 2 एटम है तो इसका एन फैक्टर 10 है ना। HClO में क्लोरीन +1 में, ये -1 में, ठीक है ना, तो इसका एन फैक्टर आपका 2 +1 से -1। अब 10:2 का रेशो मतलब 5:1 का रेशो, 5:1 मतलब ये 1 रहेगा, ये 5 हो जाएगा बेटा, बस खत्म कहानी। ये हो गया 5, ये 2 था, आयोडीन के 2 एटम थे तो 2 कर दिया, और साथ में अब केवल और केवल अगर कुछ बचा हुआ होगा तो वो वाटर ही होगा, और वो कहीं भी आ सकता है। तो राइट नाउ वो वाटर आपका LHS साइड में आ रहा है, देख लो। आयोडीन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, 5 और 2 7, 5 और 2 7, ऑक्सीजन बैलेंस, है ना। वो चाहे तो देखो और डरावना क्वेश्चन, वो फेरस सल्फेट दे दे। फेरस सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ HClO, फेरस सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ HClO इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ऊपर वाली रिएक्शन को एक और तरीका बता दूं क्या बैलेंस करने का, एक और तरीका बताऊं। अच्छा, ये तो एन फैक्टर है, एक और अच्छा तरीका बेटा HClO हाफ रिएक्शन से भी कर सकते हो, बट मैं हाफ रिएक्शन ही एक जनरल तरीका बता रहा हूँ। HClO ने अपना नेसेंट ऑक्सीजन दिया, और ये नेसेंट ऑक्सीजन उठा रहा है कौन, आयोडीन, और बदल रहा है किसमें, HiO3 में। अब इसको बैलेंस करो तो कैसे करोगे, 2 तो ये ले आओ बेटा, 2 HiO3, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो पक्का एक H2O यहाँ पर लाओ। ढंग से समझना क्या हो रहा है। अब आपको टोटल हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, 6। बैलेंसिंग एक आर्ट है बेटा, खेलना है, केमिस्ट्री को समझना है। बैलेंसिंग एक आर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं हाफ रिएक्शन से भी समझा सकता हूँ, फुल रिएक्शन एन फैक्टर से, और बेसिक अप्रोच तो ये है बेटा। तो अब ऑक्सीजन 6 चाहिए थे, इधर एक ही, ये रहा 5। अब आपको अगर बैलेंस करना हो बेटा तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ऐड कर दो, आ गई ऊपर वाली रिएक्शन आपकी। नेसेंट ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं देगा। तो कई बार बुक्स में इस तरह से भी बैलेंस करके रिएक्शन दी जाती है, इस अप्रोच को भी ध्यान रखें, ठीक है। सेकंड में कह रहा था बेटा कि एक रिएक्शन और फेरस सल्फेट से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमें बोल रहा है कि राइट अ बैलेंस रिएक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड पर हाइपोक्लोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने अभी बोला बेटा कि ये फेरस को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरिक में। तो अगर ये फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा तो पक्का एक प्रोडक्ट फेरिक एसिड होगा। ये अब मीडियम की तरह काम कर रहा है बेटा, तो इसलिए एनायन के तौर पर इसका यूज़ होगा, ये नहीं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एसिड है। अभी जहाँ से मैंने हटाया है KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन और K2Cr2O7 के साथ HCl के साथ रिएक्शन, उन रिएक्शन में HCl एसिड भी था और रिड्यूसिंग एजेंट भी था, ठीक है। बट इनमें के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड अलग है। तो अगर एसिड अलग है बेटा तो एनायन एसिड का लिया जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट फेरिक सल्फेट बना है। ये खुद कन्वर्ट होगा किसमें, HCl। अब आपस वही कहानी, इसका एन फैक्टर +2 से +3 1, इसका एन फैक्टर 2, ठीक है ना, जो ऊपर ही बता दिया। दैट मीन 2:1 के रेशो में होंगे, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस। डरना कभी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। Fe2 थे, ये हो गया 2, HCl का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 हो गया। सल्फेट 3 थे बेटा, 2 तो यहाँ से आ गए हैं, तो एक पक्का H2SO4 से आएगा, सल्फर भी बैलेंस। अब बच रहा है केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, H2O बना दो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ सही करा होगा, वो दिख ही रहा है बेटा। इसी का जो नेसेंट ऑक्सीजन 1 निकला था, ये तो ऊपर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा है बेटा, अदरवाइज ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला था इसका, वही नेसेंट ऑक्सीजन आपका, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के H2O बना गया। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में, ऐसे कर सकते हो ना। या चलो एक और लास्ट बता दो बेटा, HBr की रिएक्शन वो बोल रहा है, HBr और HClO की रिएक्शन कराओ। तो हमने बोला है कि ब्रोमाइड को किस में बदलेगा, वो Br2 में कर दो बेटा। ब्रोमाइड को Br2 में बदलेगा, प्लस खुद बदलेगा किसमें, HCl। इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, 2:1 का रेशो, ये बन गया बेटा Br2, HCl बन गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर। अब इसकी जगह आयोडाइड होता तो भी हो जाता, ठीक है ना। बस लास्ट रिएक्शन मैंने बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विथ अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिएक्शन विथ
अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इनमें दो केस होते हैं बेटा, दो केस अलग अलग है। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो मिलेगा N2 प्लस NH4Cl, ठीक है। और अगर Cl2 एक्सेस में है तो मिलता है NCl3 और HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना, ठीक है। अब होता क्या है देखो, दोनों को थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं आपको लिंक करने के लिए बताऊं। ऐसे तो आपको सीधे याद ही रखना है बेटा, थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग भी तो सब्जेक्ट की, है ना। तो अगर NH3 और Cl2 का पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। NH3 इसे N2 में बदल देता है और खुद बदल जाता है HCl। बस इतना सा अगर आप याद रख लोगे हो जाएगा काम, इतना सा अगर आप याद रख लोगे तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। क्या याद रखो, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका N फैक्टर 3 है, इसका N फैक्टर 2 है। दैट मीन ये 2:3 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे और ये N2 तो बन ही गया बेटा और 6 HCl। क्लियर, ये एक बेस रिएक्शन आप याद रख लो, ये एक बेस रिएक्शन याद रख लो, हो गया आपका काम खत्म। बस अगर ये आपने याद रख ली बेस रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा जिसमें केवल हाइड्रोजन जो था उसकी एफिनिटी क्लोरीन के लिए ज़्यादा थी, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने खींच लिया और उसको एलिमेंटल फॉर्म में अलग कर दिया। इज इट क्लियर, इतना सा याद रख लो, दोनों केस बन जाएंगे आपके अपने आप। कैसे, अब अगर NH3 एक्सेस में होगा, बेस रिएक्शन दोनों के लिए सेम है, अच्छा लिख ही दिया है, ये दोनों के लिए सेम है, चलो सेम लिख देते हैं। अब अगर NH3 एक्सेस में बेटा तो HCl हमें पता है किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। अगर NH3 एक्सेस में है तो HCl एसिडिक नेचर का है, ठीक है। क्या HCl NH3 की प्रेजेंस में जिंदा रह सकता है? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए आपको 6NH4Cl नजर आ रहा है ना। भले आप बैलेंस करना चाहो तो ये लिख दो, ये रहा, मतलब कंप्लीट रिएक्शन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ भले, तो ये हो रही है कहानी, ठीक है। दैट मीन NH3 के साथ कंप्लीट रिएक्शन जब अमोनिया एक्सेस में है तो आप लिखोगे 8NH3 प्लस Cl2 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, गिव्स यू N2 प्लस 6NH4Cl, ठीक है। ये आ गया समझ में। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट पाथ वाली रिएक्शन। अब सेकेंड पाथ वाली रिएक्शन कैसे बनेगी, अगर बेस रिएक्शन तो मैंने बोल दिया दोनों में सेम है बेटा। अगर Cl2 एक्सेस में है तो हमने अभी बोला कि ऑल हेलोजेंस आर रिएक्टिव, मतलब दैट इज लास्ट सेशन में जो हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में बोला था, ऑल हेलोजेंस आर रिएक्टिव, दे कैन डायरेक्टली कंबाइन। हाँ, उनकी रिएक्टिविटी भले अलग अलग है बट दे कैन डायरेक्टली कंबाइन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये N2 इस Cl2 के साथ पक्का कंबाइन करेगा ही, उसे छोड़ेगा तो ना बेटा, और उसको बदल देगा किसमें, NCl3 में। NCl5 तो बनता ही नहीं है, बस ये बन गया। तो अगर इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप, NH3 तो 2 रहे, ठीक है, और प्लस Cl2 आपका 6 हो गए, 6Cl2, इट विल गिव यू, ठीक है ना, 2 मोल्स ऑफ NCl3 प्लस 6 मोल्स ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन को तो मैं अपनी टॉप कैटेगरी में रखूंगा, और इसलिए रखूंगा, रीज़न बता दिया, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी पूछी जा चुकी रिएक्शन है, इस वजह से इसे टॉप लिस्ट में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का सेशन में केवल क्लोरीन ही जो इम्पोर्टेंट था उस पर वाइंड अप करूँगा बेटा। नेक्स्ट सेशन में इफ़ पॉसिबल वी विल ट्राई टू वाइंड अप द चैप्टर, क्योंकि बस HCl के बारे में बताऊँगा थोड़ा सा, ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है, हाइड्रो कौन से ऑक्सी एसिड्स के बारे में, और थोड़ा सा स्यूडो हेलोजन और इंटर हेलोजन कंपाउंड का तो जस्ट रफ डिस्कशन हमें करना है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्मॉल सेशन ऑफ क्लोरीन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।